हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में एक बार फिर टॉप 50 क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलेगा वो एकदम डिटेल में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गुरुमुखी। यानी गुरुमुखी जो लिपि है वो कौन से लैंग्वेज की है? पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है। और हमारी जो भाषा है हिंदी, उसकी लिपि पता होगा सबको कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी जो भाषा है हिंदी वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और अंग्रेजी की रोमन है। अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि कौन सी है? रोमन। तो चलिए लिपि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लिपि क्या है? लिपि का जो अर्थ है वो क्या होता है? किसी भाषा की लेखन शैली अथवा ढंग जो है वो दूसरे शब्दों में एक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, वहीं अंग्रेजी को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। यानी एक तरह से लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने का तरीका, मतलब कैसे लिखा जाता है इस भाषा को, जो लिखने का तरीका होता है वही लिपि होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। यानी कि दक्षिणतम बिंदु यानी मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो पूछ लिया जाए अगर, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इसमें आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट दोनों अलग अलग है। इंदिरा कॉल है उत्तरी बिंदु और ये वाला इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणतम बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, हाँ उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट और सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अब देखते हैं भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, जो कि अरुणाचल में स्थित है। कौन सा? किबिथु। और पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में, जो कि कौन सा है? गौर माता। यानी कि गौर माता जो वो सबसे पश्चिमी बिंदु है हमारे भारत का, जो कि गुजरात के सरक्रीक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूर्य जो है वो सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। सभी को पता होगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का नाम ही है अरुण प्लस अगर हम अरुणाचल की संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा अरुण प्लस आंचल। तो इसी से बना है। अरुण मतलब सूर्य और अचल मतलब सूर्य धन अचल, अचल होगा अरुण प्लस अचल। यानी कि जो सूर्य का घर है वो अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि सूर्य जहां से निकलता है वो कहां से? अरुणाचल प्रदेश से, तभी इसका नाम अरुणाचल पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन का जो प्रयोग है वो किस बीमारी में होता है? देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग जो है वो मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जो कि आज हर एक तीसरे इंसान को है लगभग, डायबिटीज जो बीमारी है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मतलब इसका मतलब क्या है? कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है और खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में हम समझ लेते हैं डायबिटीज है क्या। यानी कि हमारे जो पैनक्रियाज है उसमें इंसुलिन की कमी का हो जाना, या ऐसा बोल दें कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना ही डायबिटीज है। इंसुलिन की बात करें तो ये एक प्रकार का हार्मोन है, साइंस में पढ़ते हैं हम, जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू त्योहार जो है वो असम राज्य का है। अब इसके बाद असम के बारे में थोड़ा देखते हैं।
असम राज्य का स्थान भारत के उत्तर पूर्व भाग का हिस्सा है, यानी कि असम जो राज्य है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। एंड असम स्टेट जो है उसकी कैपिटल सबको पता है, दिसपुर है। नेक्स्ट, इस राज्य का जो एरिया है वो कितना है, 78,438 वर्ग किलोमीटर है। असम की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, खेती है। असम राज्य में मुख्य रूप से असमिया भाषा बोली जाती है। असम राज्य का मुख्य त्योहार कौन सा है, तो ये है बिहू त्योहार है जो असम का है। असम राज्य का मुख्य तौर पर चाय के बाग के लिए जाना जाता है। असम राज्य को चाय की खेती बहुत होती है वहां पे असम में। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी है जो आसाम की जीवन रेखा मानी जाती है। और असम राज्य है जो उसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विटामिन है जो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। अब विटामिन सी की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, रासायनिक नाम विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी जो है वो ज्यादातर सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो विटामिन सी है वो प्रचुर मात्रा में आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था विलियम बेंटिक, यानी कि विलियम बेंटिक जो था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत से एग्जाम में, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, कागज का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ था, चीन में। चीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। आगे, चीन एकमात्र ऐसा देश है जो 14 देशों के साथ सीमा लगाता है, जैसे चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये काफी 14 देश हैं जो जिसके साथ चीन जो है वो अपनी सीमा लगाता है सबसे ज्यादा देशों के साथ। नेक्स्ट है, चीन दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है, तो सबको पता है चीन के अधिकांश निवासी जो है वो बौद्ध हैं, यानी बौद्ध धर्म के लोग वहां ज्यादा हैं। चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, संघाई। चीन में चीनी, मंगोलियाई, तिब्बती, उइगुर और झुआंग भाषा बोली जाती है, चीन की लैंग्वेज है ये। चीन की जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन से भी अधिक है। नेक्स्ट है, चीन का कुल क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है चीन का जो टोटल एरिया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो क्या आंसर होगा इसका, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जो जन्म, चलिए गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन, और माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध जी का जो लालन पालन है वो महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा गांधी बुद्ध का जो विवाह है वो 16 की उम्र में हो गया था, किससे हुआ था, यशोधरा से। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। 26 की एज में सिद्धार्थ ने वैराग्य धारण कर लिया था और ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। गौतम बुद्ध को वैसाखी पूर्णिमा के दिन बिहार के गया में एक पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ज्ञान के बोध के उपरांत उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया और पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया, क्योंकि वहां उन्हें बोध की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु वो 80 की एज में हो गई थी और 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था उनकी मृत्यु जो है हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आंख से संबंधित होता है।
और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में सब्जियों में, ज्यादातर गाजर में बहुत पाया जाता है विटामिन ए। चलिए देखते हैं, विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा, हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से ज्यादातर आंखों की बीमारियां होती हैं, जैसे रतौंधी, आंख के सफेद हिस्से में धब्बे का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है? जो कि तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु। यह तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो जनवरी माह में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल पर्व का इतिहास जो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस दिन तमिलनाडु के सभी सरकारी संस्थानों में अवकाश रहता है। भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, अमेरिका में भी मनाया जाता है। वहाँ के निवासी जो हैं, यहाँ के तमिलनाडु के, वो वहाँ मनाते हैं, विदेश में भी मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिद्दा भंगड़ा किस राज्य के त्योहार हैं? तो ये है पंजाब के। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। भारत और पाकिस्तान के पंजाब की नृत्य शैली है। भारत और पाकिस्तान के पंजाब की नृत्य शैली है ये गिद्दा और भांगड़ा। यह महिला प्रधान नृत्य है जो कि गायन सहित होता है। इस नृत्य को अक्सर प्राचीन नृत्य माना जाता है, जिसे रिंग नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह भांगड़ा के समान ही ऊर्जावान होता है। साथ ही यह एक ही समय में रचनात्मक रूप से स्त्री अनुग्रह, लालित्य और लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। यह बहुत ही रंगीन नृत्य है जिसका अब देश के सभी क्षेत्रों में अनुकरण किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं। नृत्य के बाद लयबद्ध ताली बजाई जाती है और पृष्ठभूमि में वृद्ध महिलाओं द्वारा एक विशिष्ट पारंपरिक लोकगीत गाया जाता है। तो काफी अच्छा ये होता है त्योहार, गिद्दा और भंगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। और टेलीफोन का पूछ ले तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने और रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जरूर दूंगी, तो देखते रहिए वीडियो को एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा देखते हैं। रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली महिला शासिका थी, जिसका जन्म कब हुआ था? 1205 में हुआ था। उसने देश पर 1236 से 40 तक शासन किया। वह एक शासी सुल्तान थी और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और 1236 में दिल्ली की सल्तनत बनी। उपनाम क्या था? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका थी और शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अब चलिए भगत सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनके पिता सरदार किशन सिंह एक क्रांतिकारी सेनानी तथा किसान थे। इनकी माता विद्यावती कौर एक गृहिणी महिला थी। कम उम्र में ही भगत सिंह हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी बोलना और पढ़ना सीख गए थे। साइमन कमीशन के विरोध करने वालों पर अंग्रेजों ने लाठियां चलवाईं, जिससे 1928 में लाला लाजपत राय घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला जी की मौत के बदले में भगत सिंह पुलिस सुप्रिटेंडेंट स्कॉट जेम्स सैंडर्स के बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। भगत सिंह युवाओं के लिए मिसाल बन गए और कई युवा क्रांतिकारी उनसे जुड़ने लगे। भगत सिंह ने यह कहकर शादी करने से ही मना कर दी कि ये बंधन उन्हें मातृभूमि की सेवा करने में बाधा बन जाएगा। अंग्रेजी सरकार तक क्रांति की आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली असेंबली में धमाका किया और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था।
नेक्स्ट, धमाके के बाद भागने से इनकार कर दिए और ये गिरफ्तार हुए, फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ इन्हें फांसी दे दी गई, भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का जो विरोध करने के लिए वो एक महासभा आयोजन की जा रही थी, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर जो है वो जनरल डायर ने बिना किसी कारण उस सभा में उपस्थित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, और जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे, 2000 से अधिक घायल हुए थे। लेकिन अनाधिकार आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, 2000 से अधिक घायल हुए थे। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन लगभग इतने ही मारे गए थे और घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है अभी भी। लाला लाजपत राय के बारे में जानकारी लेते हैं। लाला लाजपत राय भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म जो है वो 28 जनवरी 1865 में पंजाब के मोंगा गांव में अग्रवाल परिवार में हुआ था। लाला लाजपत राय जी ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। इन्होंने हरियाणा के सिहार और रोहतक शहर में वकालत भी की थी। लाला लाजपत राय जी स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों को अपना पूरा समर्थन दिया था। इन्होंने धर्म दल की स्थापना की थी, जिसमें 3 प्रमुख नेता शामिल थे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन तीनों नेताओं के गरम दल को लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता था। इन्होंने साइमन कमीशन का जम के विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था, जिस पर लाठीचार्ज हुए थे। लाला लाजपत राय की लाठी से घायल हो गए थे और 27 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लाठी से चोट लगने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो की थी भगत सिंह ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जो कि कौन से स्टेट की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय के बारे में देख लेते हैं। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जनजागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की थी। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने में कार्य किया था। तो ये थे राजा राममोहन राय के बारे में थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। महावीर स्वामी जी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी जी का मूल नाम पूछ ले तो क्या था? वर्धमान। अब महावीर जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक और 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था और वर्तमान में बिहार में स्थित है कुंडग्राम। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला था। युवावस्था में कुंडीय गोत्र की कन्या यशोदा के साथ उनका विवाह हुआ था। 30 की उम्र तक वो सुखी ग्रस्त का जीवन उन्होंने बिताया। 30 की उम्र के बाद 30 की उम्र तक उन्होंने एक गृहस्थ जीवन बिताया था। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महान व्यक्ति थे। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट है, स्वामी जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी जी के पिता जो है वो कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील कार्यरत थे। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण परमहंस ने बाद में वे इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने इनका नाम स्वामी विवेकानंद बाद में रखा था। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अपने स्कूल में एक अच्छे विद्यार्थी रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म के प्रचार में अपना पूरा जीवन लगा दिया। स्वामी विवेकानंद जी 4 जुलाई 1902 को अपने देह का उन्होंने त्याग कर दिया। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? जो कि एक पुर्तगाली था। 1498 में, 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था पुर्तगाल का रहने वाला। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को बोला जाता है। और सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के अब तक लगभग 10 गुरु हुए थे, जो कि 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा जो है वो गुजरात में बनी हुई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसकी ऊंचाई 182 मीटर है। सरदार पटेल जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सरदार पटेल जी का जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद शहर में हुआ था। आगे, सरदार पटेल पिता जवेर भाई और माता लाडबा देवी की 4 संतानों में सबसे छोटे थे। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। गांधी जी ने उपाधि दी थी लौह पुरुष की। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे और गृह मंत्री भी रहे हैं भारत के, सरदार पटेल जी। नेक्स्ट है, 1928 में खेड़ा आंदोलन से इन्होंने अपने प्रथम संघर्ष की शुरुआत की थी। पूछ लिया जाए सरदार पटेल ने अपने पहले संघर्ष की शुरुआत कहां से की थी? तो ये की थी 1928 में खेड़ा आंदोलन से। नेक्स्ट है, 1928 में किसानों के प्रमुख बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने ही किया था। पूरा विश्व उन्हें एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति भी कहता है। तभी तो इनकी जो वो है प्रतिमा जो बनी हुई है गुजरात में, उसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है, सरदार पटेल एक कुशल अधिवक्ता एवं किसानों के प्रिय नेतृत्वकर्ता थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत की छोटी छोटी रियासतों को भारत में मिलाना था। भारत का जो विभाजन है वो भारत का विभाजन गांधी, नेहरू, सुभाष, आर्थिक एवं विदेश नीति, मुसलमान और शरणार्थी उनके मुख्य पत्र लेख थे, जो कि सरदार पटेल ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है उसका क्या नाम है? राजघाट, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये है वेद व्यास जी। और रामायण के वाल्मीकि, सबको पता होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद थे। सॉरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद थे। अम्बेडकर जी के बारे में देखते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री श्री अम्बेडकर जी का जो जन्म है वो एमपी के महू नगर में हुआ था।
इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक सैन्य छावनी में दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता रामजी और ब्रिटिश भारतीय सेना के एक सूबेदार थे। माता भीमाबाई के 14 संतानों में से सबसे छोटे थे। उस समय बाबा साहब अछूत वर्ग से मैट्रिक पूरा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों में डॉक्टरेट किए हुए थे। अपने जीवन भर इन्होंने अछूतों की समानता के लिए संघर्ष किया था। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और मधुमेह बीमारी से पीड़ित बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी बोलते हैं। अब चाणक्य या कौटिल्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चाणक्य एक भारतीय दार्शनिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, रणनीतिकार और राजनेता थे। उनका मूल नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। तो इनके 3 नाम हो गए, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, एक ही थे। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का जन्म जो है वो 350 ईसा पूर्व तक्षशिला में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य और माता का नाम चन्नेश्वरी था। नेक्स्ट है, सूर्योदय का जो देश है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 जो द्वीप हैं वो जापान में स्थित है, द्वीपों पर स्थित है। नेक्स्ट है, जापान को जापानी भाषा में ऐसे लिखते हैं। ये जो साइन दिया है इस प्रकार से, ये जापानी लैंग्वेज है जो जापान में ऐसे लिखा जाता है। जापान को जापानी भाषा में, जापान को जापानी भाषा में निप्पोन कोकू या निहोन कोकू कहा जाता है। निहोन कोकू। जापान की राजधानी टोक्यो सबको पता है, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का सबसे बड़ा शहर भी टोक्यो है। पूछ ले जापान की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है जापान का एक द्वीप है होन्शु, उसी पर स्थित है जापान की राजधानी। नेक्स्ट है, जापान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो है। जापान की राजभाषा कौन सी है? जापानी। जापान की आधिकारिक मुद्रा जापानी येन है। जापान की जनसंख्या, ये जो डिजिट दी है 12,42,14,766 है। जापान का कुल क्षेत्रफल 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा जो है वो सबको पता है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसमें लगभग 2 ही शायद डिस्ट्रिक्ट हैं। और गोवा जो है वो गोवा बीच, अपने समुद्र बीच के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। गोवा का जो हाई कोर्ट है वो मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओणम जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का प्रमुख त्योहार है ओणम? तो ये है केरल राज्य का। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस। इंग्लिश में वीनस, इंग्लिश में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको इन सभी ग्रहों के इंग्लिश में भी नेम याद रखने हैं। जैसे बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस। शुक्र सौरमंडल का एक ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह है। पहला कौन सा है? बुध ग्रह, और दूसरा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो व्यास है वो लगभग कितना है? 1,21,036 किलोमीटर। शुक्र को स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शुक्र ग्रह का जो द्रव्यमान और आकार है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चमकीला तारा भी बोला जाता है शुक्र को ही, और भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की तरह कई ज्वालामुखी मौजूद हैं। शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लगता है।
लगभग जो है वो कितना समय लगता है शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में? 225 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। सबको पता है, मोर के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कौन सा है? कमल का जो फूल है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शायद। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया एग्जाम में। तो ये है 3:2 जो है वो हमारे राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है। अब अपने तिरंगे के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है उसे तिरंगा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 3 रंग केसरिया, सफेद और हरे 3 रंगों से मिलके बना है। ध्वज का केसरिया रंग जो वो क्या डिनोट करता है? तो ये शौर्य, सफेद रंग शांति और हरा रंग जो है वो हरियाली का प्रतीक है। केसरिया रंग शौर्य का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी पट्टी में जो चक्र होता है अशोक चक्र, उसमें कितनी तीलियां हैं? तो वो है 24। नेक्स्ट, तिरंगे को जो है वो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज आयताकार में होता है और 3:2 आकार में इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। और राष्ट्रीय ध्वज की बनावट जो है वो किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने तैयार की थी इसकी जो बनावट है वो। राष्ट्रीय ध्वज निर्देशानुसार झंडा खादी में ही बनना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग पर भी विशेष नियम और कानून बने हुए हैं। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है, यानी कि देश में कोई शोक होता है तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी क्वेश्चन के आंसर जो दिए वो एकदम डिटेल में दिए, पूरी एक्स्ट्रा जानकारी के साथ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर भी करें, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।